डियर व्यूअर्स, आपका स्वागत है झलक स्पिरिचुअल सोशल लीगल चैनल पर। आज चर्चा उत्तराखंड की कोर्ट्स कर रही बर्बाद तन मन धन, 7 साल से पेंडिंग सिविल अपील। दोस्तों यहाँ मैं कुछ डेटा देने जा रही हूँ आपको। आप जानते ही हैं, आप भली भांति परिचित हैं कि हमारे देश का कानून कैसा है। सालों साल लग जाते हैं और केस का निपटारा नहीं होता। आप सभी भली भांति जानकर हैं, हर घर में कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति यह कष्ट झेल रहा है। तो आपने अपने घर में अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने रिश्तेदार, कहीं ना कहीं आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि एक सही आदमी को कोर्ट्स में कितना झेलना पड़ रहा है और कितना तन मन धन जो है बर्बाद होता है, कितनी समय की बर्बादी है, जो कि सबसे कीमती चीज है समय। कोर्ट्स में समय का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है, जो कि मोस्ट इंडिस्पेंसिबल रिसोर्स है। जो समय निकल गया वह दोबारा नहीं आएगा। इतना कीमती समय निकल गया, आपने कोर्ट में बैठ करके 4 घंटे बिता दिया। उस समय में आप अपनी दुकान चलाते, अपना बिजनेस चलाते, अपना कोई और काम करते, कुछ पढ़ाई लिखाई करते, इंटेलेक्चुअल काम करते, लेकिन क्या, क्योंकि आपकी डेट थी तो आप वहां दिन भर बैठे हुए थे और आपका पूरा दिन खराब हो गया। और जो पैसे बच गए जाने आने में, और वहां पे आपने जो भी दिया, वहां पे वकील को दिया या जैसे भी है, तो वह भी आपका खर्चा हुआ और कुछ नहीं मिल रहा है आपको। तो मैं यहाँ देने जा रही हूँ 7 साल से सिविल अपील्स, 2 अपील्स पेंडिंग है एडिशनल जज साहब के पास रुड़की कोर्ट्स में। 7 साल से क्या हो रहा है दोस्तों? 7 साल से क्यों नहीं निपटी अपील्स, नहीं निपटी? आप ये बताइए कि कब जो है मैं हायर कोर्ट में जाऊंगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाऊंगी, हाई कोर्ट जाऊंगी, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मुझे न्याय कब मिलेगा? और ये क्या है? ये सिर्फ स्त्री धन पे, जो कि मेरा स्त्री धन था और मेरी सौतेली सास ने लॉकर जो है सारा निकाल करके, फादर इन लॉ की मृत्यु के बाद। और दोस्तों यह केस कोई छोटी मोटी जगह का केस नहीं है। ये जो आज की तारीख में आईआईटी रुड़की है, सो कॉल्ड एलीट क्राउड, जिनको आप इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं, आप बड़े प्राउडली आईआईटी रुड़की में अपने बच्चों को भेजते हैं। और आप ये देखिए कि आईआईटी रुड़की के एक प्रोफेसर के परिवार का क्या हालत है कि प्रोफेसर की दूसरी पत्नी जो है, जो कि सौतेली माँ है, वह अपनी पहले जो पुत्र है उस पुत्र वधू का पूरा स्त्रीधन गबन कर जाती है और कैसे वकीलों को सिर्फ पैसे देकर के खेला खेल रही है। तो आइए डेट्स के हिसाब से मैं बताती हूँ। 27 मार्च 2014 का ऑर्डर है, जो कि लॉकर, चूंकि प्रोफेसर पीएस पनेसर, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे, उनकी मृत्यु 10 जनवरी 2006 को हो जाती है। और सौतेली माँ जो है वह बड़े पुत्र को, कंवलजीत सिंह को इन्फॉर्म नहीं करती है, बड़ी पुत्रवधी को, मुझे इन्फॉर्म नहीं करती है, मेरे माता पिता को इन्फॉर्म नहीं करती है। इवन प्रोफेसर पीएस पनेसर के जीजा को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। प्रोफेसर पीएस पनेसर के साले साहब को भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है, उनकी मृत्यु के बारे में नहीं बताया जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी जो दूसरी वाइफ हैं, सो कॉल्ड मिसेस प्रेम पनेसर, प्रेम भोगल, तो वो कितनी शूड महिला है कि उन्होंने किसी भी जिम्मेदार रिश्तेदार को उनकी मृत्यु के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। उसके बाद में जब हमें पता चलता है तो हमने लीगल नोटिस डाला और कोर्ट में, चूंकि प्रोफेसर पीएस पनेसर के कहने पर ही उन्होंने कहा था कि अगर मेरी मृत्यु पर तुम्हें ना इन्फॉर्म किया जाए तो 1 महीने के अंदर लीगल नोटिस डाल देना, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपने गहनों को बचाने के लिए। तो हमने वैसा ही किया। हमें जब 16 तारीख को पता चलता है तो हम 16 जनवरी को हमें पता लगा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो हम 1 फरवरी को एक हम लीगल नोटिस भेजते हैं और 3 मार्च को फिर हम एक लीगल नोटिस भेजते हैं कि आप हमारे बिना कोई भी एग्रीमेंट नहीं कर सकती हैं, कोई भी सेल परचेस नहीं कर सकती हैं, और जो भी प्रॉपर्टी है आप उसे नहीं कर सकती हैं, बेच नहीं सकती हैं। ये दोनों लीगल नोटिस वे एक्सेप्ट करती हैं और उसके बाद में वे बैंक में जाती हैं और एक नया, जो लॉकर के ऊपर जो एग्रीमेंट था, वह नया लॉकर कर लेती हैं और उस पर एक थर्ड पार्टी अविनाश भारद्वाज का नाम डाल देती हैं। प्रोफेसर पीएस पनेसर का नाम हटा करके, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके हटा करके एक थर्ड पार्टी अविनाश भारद्वाज का नाम डाल देती हैं, जिनका कि प्रोफेसर पनेसर के लॉकर से कोई लेना देना था ही नहीं, उन्हें कोई अधिकार था ही नहीं। आप क्या किसी भी राह चलते को लॉकर का वारिस बना देंगे या किसी डिजीज का वारिस बना देंगे? क्या वह इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी का जो है वारिस बन सकता है? और ये चालाकी इन्होंने करी। उसके बाद में हमारे द्वारा लीगल नोटिस डाला गया। तो बैंक ने, एसबीआई बैंक जो कि आईआईटी रुड़की के अंदर है, उन्होंने उस लॉकर को सील किया और वह लॉकर सील रहा। और उसके बाद ये महिला जाकर के कोर्ट में केस डालती हैं बैंक के खिलाफ, जबकि हमें वह उसमें पार्टी नहीं बनाती हैं, सीधे बैंक के खिलाफ जाती हैं और कहती हैं कि ये लॉकर क्यों सील कर दिया गया है, चूंकि ये मेरे और अविनाश भारद्वाज के नाम पर इसका
एग्रीमेंट है। उस पर जो है हम दूसरी केस डालते हैं कि हमें इसमें पार्टी बनाया जाना चाहिए। और 27/3/2014 को जो है एक निर्णय आता है, एक जज साहिबा जो है निर्णय करती हैं, और जो मिसेस प्रेम पनेसर वादी जो उस केस में थी, तो उनको जो है परमानेंट डिक्री कर देती हैं कि लॉकर खोलने से रोका न जाए। जबकि वो डिटेल में दूसरी बातें और मैं बताती हूँ दूसरे वीडियो में, बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि खेला चल क्या रहा है रुड़की कोर्ट में। अब दोस्तों उसके बाद में हम तुरंत अपील डालते हैं 2 अप्रैल 2014 को। 27 मार्च 2014 को ऑर्डर आता है जो कि हमारे फेवर में नहीं था। हमने उसकी अपील करी 2/4/2014 को। उसके बाद से आज तक आप लगा लीजिए हिसाब, यह अपील नहीं निपटी। और क्या हो रहा है, पहले तो 1.5 साल तक अपोजिट पार्टी के वकील साहब आते ही नहीं है, और फिर आते हैं और फिर कहते हैं कि जी अब तो साहब लॉकर खुल चुका है, लॉकर का सामान निकल चुका है और सरेंडर हो गया है। लॉकर खाली खुला ही नहीं था, जबकि उसमें सिर्फ ये लिखा गया है उस ऑर्डर में कि इनको लॉकर खोलने से न रोका जाए। सिर्फ ये बोला गया, उनको सरेंडर करने के लिए नहीं बोला। वकील साहब चतुराई सिखाते हैं, और स्पेशली योगेश कुमार जैन और उस समय में जो एसेट मैनेजर थे संजय कुमार जैन, वह जो है खोल देते हैं, सरेंडर करवा देते हैं, सारा खाली करवा देते हैं कि आप सारा खाली कर लीजिए। तो आराम से वो सारा खाली कर लेती हैं और लॉकर सरेंडर कर देती हैं, जो कि उस ऑर्डर में ऐसा नहीं लिखा हुआ था, इसलिए यह एक क्रिमिनल ऑफेंस है। तो हम संजय कुमार जैन के ऊपर, जो कि मैनेजर थे, उनके खिलाफ हम क्रिमिनल डालते हैं केस। तो उस केस में वह अपनी नौकरी छोड़ करके ही भाग जाते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है कि आपने किसी का स्त्री धन गबन किया और साथ में एक लीगल हेयर के राइट्स का भी हनन किया, और सारी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है आपने हथिया ली। अभी ये अपील चल रही है। उसके बाद में जो मैं कोर्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो इंपॉर्टेंट बात है वह यह है कि कोर्ट में लिस्टिंग होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक दूसरी कोर्ट का मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, उसमें लिखा हुआ है सो एंड सो वर्सेस सो एंड सो, और आगे वकील का नाम। ये सही प्रोसीजर है और दोनों ही वकीलों के नाम लिखे जाने चाहिए, वादी के वकील भी और प्रतिवादी के वकील भी, दोनों ही वकीलों के नाम लिखे जाने चाहिए लिस्टिंग में। जो लिस्ट बाहर लगती है कि आज ये केसेस सुने जाएंगे। दोस्तों जहां पर मेरा केस है, वहां पर जो 20 मार्च की मेरी डेट थी और उसके बाद 27 मार्च की डेट थी, दोनों ही डेट पर मैं जाती हूँ और लिस्टिंग बाहर उस दिन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? जिस दिन मेरा केस है उसी दिन की लिस्टिंग नहीं लगती है। 19 तारीख की लिस्टिंग है, आप यहाँ डेट देखेंगे, मैं लिस्टिंग दे रही हूँ आपको, मैंने फोटो खींची है, मैं आपको डेट दे रही हूँ, प्रूफ के साथ बता रही हूँ। 19 तारीख की लिस्टिंग है, 20 तारीख की नहीं है। 26 तारीख की लिस्टिंग है, 27 तारीख की लिस्टिंग नहीं है। जिस दिन मेरे कोर्ट की मेरी सुनवाई होती है, मेरे केस की सुनवाई होती है, उस दिन वहां की लिस्टिंग बाहर लगाई नहीं जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अपोजिट पार्टी के वकील साहब ने वहां के जो लोअर स्टाफ है उनको बोल रखा है कि ये लिस्टिंग बाहर ना लगाया करें, और अपोजिट पार्टी के वकील साहब आ नहीं रहे हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, इसलिए जो है 7 सालों से अपील पेंडिंग पड़ेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें सोचना यह होगा कि क्या कोर्ट के जज साहिब का कोई अधिकार है कि वे प्रतिवादी को बुलाएं? सिविल सूट है तो इससे क्या मतलब है कि सालों साल चलेगा? यही है, यही लूप होल्स हैं कि वकील सालों साल चलाते हैं। कभी वादी का वकील नहीं आएगा, कभी प्रतिवादी का वकील नहीं आएगा, और प्रतिवादी के वकील साहब इतने सालों से ही नहीं आ रहे हैं। क्या चल रहा है ये? तो आप सोच सकते हैं। तो ये देखिए लिस्टिंग आप यहाँ पे, अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो आप तुरंत एक्शन लीजिएगा। मैं भी अपने लेवल पे एक्शन लेने जा रही हूँ। बाकी आप दूसरे एक और ऑर्डर की मैं सेकंड वीडियो भी आपको मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ, वे भी आप जरूर देखिएगा, ताकि आप हमारे लीगल सिस्टम के झोल झाल से जो है अवगत हो सकें। और जो मेरे 7 साल कीमती 7 साल मैं रिसर्च साइंटिस्ट थी, मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा इसी वजह से, तो जो हमारा तन मन धन खराब होता है तो आप इमीडिएट एक्शन लें। दोस्तों यहाँ पर ये मेरी वीडियो समाप्त करती हूँ। देखिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमें अपने देश के कानून व्यवस्था को सुधारना होगा और हमें इसके लिए भी लड़ाई लड़नी होगी। तो दोस्तों देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, और कमेंट्स भी करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।